बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। अब तक आपने देखा कि कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 5 तालिबे इल्म पूरे साल घूम फिर कर और मौज मस्ती कर अपनी कॉलेज लाइफ को यादगार बनाना चाहते हैं। इसलिए इम्तिहान से बचने के लिए वो यूनिवर्सिटी की एक तजवीज से फायदा उठाने का मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत अगर वो कॉलेज में होने वाली किसी तकरीब में हिस्सा लें तो उस साल इम्तिहान देने से बच सकते हैं। जब उन्हें यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद होने वाले जलसे के बारे में पता चलता है तो वो उसमें हिस्सा लेने की जुस्तजू करने में जुट जाते हैं। इस सिलसिले में वो मैडम सबीना से मिलते हैं। वो उन्हें 2 कम मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में नोट्स लिखने को कहती हैं। किताबें, इंटरनेट जैसे जदीद वसाइल के जरिए भी कम मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में उन्हें कोई खास मालूमात हासिल नहीं होती। तब वो रिटायर्ड प्रोफेसर अलवी से मदद मांगने जाते हैं। आइए अब देखते हैं कारवाने आज़ादी की तीसरी किस्त। भाई जो भी मुश्किल है बेखौफ और खुलकर बताओ, मैं जो भी हो सकेगा करूंगा। सर, क्या एक्टिंग करने में डर लग रहा है? नहीं सर, हम लोग ड्रामा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिना, मारिया, सनी को कई इनाम भी मिल चुके हैं। मगर हमें कम जाने माने आज़ादी के सिपाहियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब जब मालूम ही नहीं है तो हम स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? हमें डर है कि मैडम सबीना कहीं हमसे ये प्रोजेक्ट वापस न ले लें। अरे तुम इतने अच्छे फनकार हो, तुम्हें कैसे निकालेंगी? जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है वो मैं तुम्हारी ऐसी बनवा दूंगा कि देखने वाले वाह वाह कर उठेंगे। मेरा तो मानना है कि प्ले अच्छे अदाकारों को ही मिलना चाहिए, नौसिखियों को नहीं। बासलाहियत को ही प्ले अवार्ड करना चाहिए। और जहाँ तक जानकारी का सवाल है, रिसर्च वर्क तो सबको करना ही पड़ता है। सर दरअसल ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वो क्या? सर सबीना मैडम ने कहा है कि हमें परसों तक उन्हें कुछ लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताने हैं और उन्हें वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी और उसके बाद फैसला करेंगी कि वो हमें ये प्रोजेक्ट देंगी या नहीं। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, अभी परसों में बहुत वक्त है। अरे भाई तब तक तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, इत्मीनान रखिए। इसके लिए तो एक अच्छी तरकीब है मेरे पास। ग्रेट सर। वेरी नाइस। पहले ये बताओ कि आपके प्ले की मुद्दत कितनी है? इन टोटल 2 घंटे। इसमें आप कुछ खास मुजाहिदों की कुर्बानी दिखाना चाहेंगे या फिर किसी खास दौर को लेंगे? दौर बोले तो? दौर यानी 1857 का दौर, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे से हुई थी, या फिर गांधी जी का दौर, या फिर 1857 से पहले का दौर। अब सर अगर हम कोई दौर लें तो फिर उसमें से कम जाने माने मुजाहिद कैसे अलग किए जाएंगे? सर उसमें तो हमें सिलसिलेवार चलना होगा ना। उस दौर के सब फ्रीडम फाइटर्स को लेना होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। तो ये तय रहा कि हम हर दौर से मुंतखब यानी कि चुने हुए मुजाहिदीन आज़ादी को लेंगे। ठीक है सर। हाँ तो बताइए कहाँ से शुरू करें? अब सर हमने तो आपको पहले ही बता दिया था
कि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सर हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं। देखो, कम जाने माने मुजाहिदे आज़ादी बहुत थे और अनजाने तो बहुत बहुत थे। सर ये कैसे? वो इसलिए कि आपने गुलामी के दर्द को समझा नहीं। बस आज़ादी मिल गई, फिर दस्तूर से जमहूरियत हो गई। वक्त के साथ हमें ये लगने लगा कि हम आज़ाद ही थे। आदमी गुजर चुके दर्द को भूल जाता है, ये उसकी फितरत है। ये सच कहा आपने। खैर, मेरा मतलब था कि मैं किसी खास रुख से शुरू करूं। मेरा मतलब है किसी जुबान से शुरू करूं, औरतों से शुरू करूं या मर्दों से। यूं तो हर इलाके में, हर उम्र के, हर मजहब के, हर जबान और ज़ात के लोगों ने कुर्बानियां दी। यहाँ तक कि हमारी आज़ादी के लिए कई गैर मुल्की लोगों ने भी कुर्बानियां दी। सर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दें तो अच्छा होगा। सर लेडीज फर्स्ट। ठीक है, बताता हूँ। सर फॉरेनर्स फ्रीडम फाइटर्स कैसे हो सकते हैं? क्यों? गांधी जी भी तो साउथ अफ्रीका में फॉरेनर ही थे। उन्होंने भी तो साउथ अफ्रीका की आज़ादी में हिस्सा लिया था। बल्कि गांधी जी ने तो अफ्रीकियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की थी। किसी फॉरेनर के बारे में बताइए जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की हो। नहीं सर, पहले विमेन फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा भाई, मैं तुम दोनों की बात मान लेता हूँ। बस मैं तुम्हें एक गैर मुल्की खातून की कहानी सुनाता हूँ जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे दी। उसका नाम था कैथरीन हेलमान। अच्छा, कमाल है। हाँ, कैथरीन हेलमान आयरलैंड की रहने वाली थी जो भारत आकर बस गई। ये इलाहाबाद में अकेली रहती थी। इन्होंने अपना नाम सावित्रीबाई रख लिया और छोटे बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल चलाने लगी। अच्छा, कमाल है। ये उस दौर का किस्सा है जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मुल्क के लिए जान की बाजी लगाकर जद्दोजहद कर रहे थे। सर उन्होंने अपना नाम क्यों बदला? अरे भाई, इसलिए जिससे कि काम से ही नहीं, वो नाम से भी एक हिंदुस्तानी बने। उन्होंने हिंदुस्तान को ही अपना लिया था। पूरी तरह से हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहती थी वो। तो सावित्री देवी जो थी, वो भगत सिंह की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की खुफिया मेंबर बन गई। अच्छा। और उस वक्त हमारे इनकलाबियों को छिप कर रहने और हथियार छिपाने की बड़ी मुश्किल आती थी। कैथरीन यानी सावित्री देवी जो थी, वो इस काम में पूरा ताउन करती थी। एक बार जाने माने हिंदी के अफसाना निगार यशपाल जी, जो भगत सिंह की पार्टी के मेंबर थे, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सावित्री के घर में छिपे थे। तब किसी ने पुलिस को सुराग दे दिया। 22 जनवरी 1932 को पुलिस ने सावित्री देवी के घर पर छापा मारा और यशपाल जी और 2 रिवॉल्वर बरामद हुए, जिसकी वजह से सावित्री बाई को 5 साल की बामशक्कत जेल हुई। इसके बाद बहुत बुरा हुआ उनके साथ। जी सर, एक औरत के लिए 5 साल कैद बहुत होती है। हाँ, 5 साल बाद जब सावित्री बाई जेल से रिहा हुई तो ना उनका घर रह गया था, ना स्कूल। ओह। जेल में ही उन्हें कैंसर हो गया था। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। कोई अपना न था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो चुके थे और किसी साथी का पता मालूम नहीं था। वो बेघर, बेसहारा, बेरोजगार और बीमार हालत में अपनी मादरे वतन और दोस्तों रिश्तेदारों से दूर लावारिस की तरह मर गई। ओह नो। कमेटी यानी कॉरपोरेशन ने उनकी लाश को उस वक्त के मुताबिक ठिकाने लगा दिया।
वतन परस्त जाबाज औरत का ये अंजाम सोचकर दिल भर आता है। देखो, ये कहानी तो मैंने सन्नी और हिना की जिद पर सुना दी, मगर ये कहानी तुम्हारे प्ले के लिए नहीं है। लेकिन सर, इस कहानी ने तो दिल को छू लिया है। सच कहूं, मुझे अभी तक इस प्ले की रूह से लगाव नहीं था, लेकिन ये कहानी सुनकर लगता है कि अब मैं सारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां पढ़ डालूंगा। हाँ, मैं भी। मैं तो आज ही बुक शॉप से कुछ फ्रीडम फाइटर्स पर बुक खरीदूंगा। जरूर पढ़ना, मगर अब किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, वक्त कम है। मौजू पर आइए। सर, आपने अभी कहा था कि हर उम्र के फ्रीडम फाइटर्स थे। हाँ हाँ, बिल्कुल थे। तो सर, किसी बहुत छोटी उम्र के शहीद के बारे में कुछ बताइए ना। अरे वाह, किसकी याद दिला दी तुमने। किसकी याद आ गई सर? सर, जरा डिटेल में बताइए छोटी उम्र में किए कारनामों के बारे में। अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हें उस नौजवान के बारे में बताता हूँ। मुझे तो एक फ़ोन करने हैं, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह भिजवा देता हूँ, फिर आकर तसल्ली से बात करेंगे। हाँ? थैंक यू सर। थैंक यू सर। काम बन गया लगता है, मजा आ जाएगा। मुश्ताक, जमील, विवेक, इधर आओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जेबा, क्या हो गया? क्यों इतनी हाय तौबा मचा रखी है? वो जो आज तक नहीं हुआ। पर हुआ क्या? यौम आज़ादी का प्ले हमें अवार्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्ले राजन पार्टी करने जा रहे हैं। अच्छा, ओहो, ये क्या हो गया? राजन पार्टी? ये कौन सी नई पार्टी आ गई? हाँ, तुझे कैसे मालूम? हिना से। क्या कहा उसने? वो मिली थी मुझे। मैंने पूछा क्या हुआ, बहुत थकी हुई लग रही हो। तो वो बोली कुछ खास नहीं, बस थकावट है थोड़ी सी। कुछ तो है। तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। हाँ, वो रात को देर तक नेट पे काम करती रही ना, इसीलिए। देर रात नेट पर? खैरियत तो है ना, या ऑनलाइन रोमांस चल रहा है? ए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ ढूंढना था यार। किसे ढूंढ रही थी देर रात तक, वो भी नेट पर? ओहो, कोई खास नहीं। वो लेस नोन फ्रीडम फाइटर्स पर मटेरियल इकट्ठा करना था। लेस नोन फ्रीडम फाइटर्स? इनकी क्या जरूरत आन पड़ी? कोई आर्टिकल लिख रही है क्या? नहीं, वो प्ले के लिए ना रिसर्च वर्क करना था। प्ले? प्ले कहाँ हो रहा है? अपने कॉलेज में यौम आज़ादी के मौके पर। ग्रेट यार, तू आर्टिस्ट भी है। हाँ, बस अब मिल ही गया तो करना ही पड़ेगा। वाव, नाइस। मैडम सबीना ने दिया है क्या? हाँ, अभी तो हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे। कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? वही राज, मारिया, इरफान और सन्नी। ग्रेट। वैसे किन फ्रीडम फाइटर्स को शॉर्टलिस्ट किया है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे सच बताऊं, हमें तो किसी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, और मुझे तो भगत सिंह के बारे में भी नहीं पता था। अच्छा, फिर ये प्ले तुम्हें अवार्ड कैसे हो गया? बाय चांस। ओह गुड, कंग्रेचुलेशंस। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, तुम्हें तो पता है मैं स्कूल टाइम से हर प्ले में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ। हाँ, ज़रूर बताऊंगी। अगर हमारा रिसर्च वर्क ठीक ठाक हो गया तो मुझे तेरी मदद की दरकार होगी। अब जैसे ही उनका रिसर्च वर्क और स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, वो मुझे कांटेक्ट करेगी। देखो जेबा, वो तुम्हें कांटेक्ट करे या ना करे, पर तुमने उसके पीछे लगे रहना है और हर डेवलपमेंट पर नज़र रखनी है, ठीक है? हाँ जेबा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। भगत सिंह के बारे में तो पता नहीं, और चले हैं प्ले करने। मैं भी देखूंगा कैसे ये लोग प्ले कर पाते हैं। मुश्ताक, चिंता मत कर। कमज़ोर नींव पर बनी इमारत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। यार राज, तूने प्रोफेसर अलवी से ये तो झूठ कह दिया
कि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमें कई इनाम भी मिले हैं। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? सिंपैथी मारिया, सिंपैथी। किसी की सिंपैथी पाने के लिए उसे इमोशनल करना जरूरी है। अच्छा सोचो, हम अच्छे एक्टर हैं, अच्छा टॉपिक भी हमारे पास है और दिल में अच्छा प्ले करने की तमन्ना भी है, और अपने मकसद में नाकामयाब हो जाएं सिर्फ उस चीज की कमी से जिसका खजाना प्रोफेसर अलवी के पास है। बस इसी ख्याल ने सिंपैथी पैदा की है प्रोफेसर अलवी के दिल में। अब देखना, आज हमें वो इतना जरूर बता देंगे जिसकी वजह से हम कल मैडम सबीना को इम्प्रेस कर पाएंगे। हमने ये तो बता दिया कि हम प्ले करना चाहते हैं, मगर जानकारी जीरो है। अगर हम कह देते हैं कि हमने थिएटर कभी नहीं किया मगर करना चाहते हैं तो? यार तेरी हर बात पर तेरा ट्रेडमार्क लगा हुआ है। सुना नहीं था कि क्या कहा था उन्होंने हमारी बातें सुनकर? मेरा तो ये मानना है प्ले तो अच्छे अदाकारों को ही मिलना चाहिए। भूल गई डम्बो। राज, तुमने प्रोफेसर साहब को सिर्फ 2 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताने को क्यों नहीं कहा? भाई इसीलिए कि हमारे पास चॉइस हो जाए। जो 2 बेस्ट होंगे उनके बारे में मैडम सबीना से हम डिस्कस कर लेंगे। बस एक बार हमें सिलेक्ट कर लिया तो बस फिर ऐश ही ऐश। और फिर 1 हफ्ते की मौज मस्ती। गोवा चलेंगे। यानी प्रोफेसर अलवी के पास भी नहीं आएंगे? यानी कि 2-1 दिन अगर जरूरत पड़ी तो। यानी स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, और वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी सेक। अरे भाई, किस बात पर हंस रहे हो? सर मैं कह रहा था कि हमारी स्क्रिप्ट ऐसी होगी जिस पर हमारे प्ले को अवार्ड जरूर मिलेगा। जैसा सर आपने कहा था। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन सर आप ही ने तो कहा था कि स्क्रिप्ट को सुनकर लोग वाह वाह करेंगे। हाँ, ये मैंने जरूर कहा था, मगर कुछ और भी कहा था। मैंने कहा था जहां तक स्क्रिप्ट की बात है वो मैं तुम्हारी ऐसी बनवा दूंगा कि देखने वाले वाह वाह कर उठेंगे। सर एक ही बात हुई ना, लफ्जों पर ध्यान दो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट ऐसी बनवा दूंगा, यानी बनाएंगे आप, मैं तो सिर्फ गाइडेंस दूंगा। और फिर मैंने कहा था देखने वाले वाह वाह कर उठेंगे, यानी आप लोगों की एक्टिंग देखकर वाह वाह कर उठेंगे। अरे भाई, आप लोगों ने ही तो कहा था कि आप इनाम याफ्ता अदाकार हैं, क्यों? जी सर, जी सर। तो हम कहाँ थे? सर, आप सबसे छोटी उम्र के शहीद के बारे में बताने लगे थे। उसके बचपन से या लड़कपन से? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली सर, हम बहुत क्यूरियस हैं उसकी कहानी सुनने को। कोई खास बात? उम्र सर, आपने कहा था वाह, किसकी याद दिला दी। आपके उस जुमले ने हमारे दिलों में सर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। हाँ हाँ, मैंने कहा था बड़ा बहादुर और बेखौफ नौजवान था। मौत की तो परवाह ही नहीं थी उसे। क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, सुनाता हूँ कहानी उस नौजवान की जो सिर्फ 19 बरस की उम्र में फांसी के फंदे पर खुशी खुशी झूल गया। खुदीराम बोस नाम था उसका। 15 बरस की उम्र से मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाने की मुहिम में जुट गया था वो। सर, 15 बरस की उम्र में हिंदुस्तान को आजाद कैसे? मेरा मतलब ये है कि कोशिश कर सकता है कोई लड़का? बात जज्बे की होती है, चाहत की होती है। हाँ वो तो है, मगर 15 साल का बच्चा क्या कर सकता है? तुम ऐसे नहीं समझोगे। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ जिससे तुम्हें वाज़ेह हो जाएगा कि उनके दिल में मुल्क के लिए कैसा जज्बा था। जब खुदीराम बोस 15 साल के थे तब एक बार वो अपने एक रिश्तेदार के साथ एक जंगल में से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा
कि लोग एक शिव मंदिर के सामने पेट के बल लेटकर इबादत कर रहे थे। सभी के हाथ मंदिर में शिवलिंग की ओर जुड़े हुए थे। पूछने पर मालूम पड़ा कि इस शिव मंदिर के बारे में लोगों को ऐसा यकीन था कि किसी बीमारी से मुतासिर शख्स यदि आकर इस तरह से भगवान शिव से इबादत करे तो उसकी दिली उम्मीद जरूर पूरी होती है। यहाँ बीमारियों से निजात मिलती है। तो बच्चों, ये सुनकर खुदीराम बोस खुद भी उसी तरह लेट गए। अच्छा, तो फिर खुदीराम बोस ने जरूर वहां इबादत की होगी। जब उनके रिश्तेदार ने पूछा कि वो क्यों लेट रहे हैं, वो तो बीमार नहीं है, तो खुदीराम बोस ने कहा, मैं बीमार नहीं हूं, परंतु मेरा मुल्क तो अंग्रेजों की गुलामी नामक बीमारी से दो चार है। इसलिए जब तक मुल्क आजाद नहीं होगा मैं ऐसे ही लेटा लेटा इबादत करता रहूंगा। ये कहकर वो लेटे लेटे इबादत करने लगे कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिले। और बच्चों, जब शाम होने लगी तो उनका रिश्तेदार घर लौट गया और एक जान पहचान वाले रसूख वाले शख्स सत्येंद्रनाथ बोस के घर गया और सारा किस्सा कह सुनाया उन्हें। उस वक्त जंगल में जाना मुनासिब न था क्योंकि रात होने को थी। और फिर अगले दिन सुबह जब दोनों जंगल में उस शिव मंदिर के पास गए तो उन्होंने खुदीराम बोस को उसी हालत में पाया जिसमें वो उन्हें छोड़ गए थे। अच्छा, तो मतलब वो पूरी रात उसी तरह लेटे रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जंगल के कई सांप उनके आसपास से गुजर रहे थे। ये देखकर सत्येंद्र बोस ने खुदीराम को उठने के लिए कहा तो खुदीराम बोस ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मुराद के पूरी होने के बाद ही उठूंगा। तब सत्येंद्रनाथ बोस ने उन्हें समझाया कि गुलामी ऐसी बीमारी नहीं जो इतनी जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी होंगी। ऐसा बहुत कुछ समझाया उन्होंने। तब जाकर कहीं खुदीराम बोस घर जाने को राजी हुए। वाह, क्या जज्बा है। तो बच्चों, उस वतन परस्त आजादी के दीवाने का ऐसा जज्बा था। वो 19 बरस की उम्र में मुल्क के लिए शहीद हुए, यानी सबसे छोटी उम्र के शहीद थे खुदीराम बोस, जिन्हें फांसी दी गई। 19 बरस की उम्र होती ही क्या है, हम सब भी तो 19 बरस के हैं, मासूम। हाँ, मैं 20 साल का हूँ, यानी वो मुझसे भी छोटा था। शादी हो गई थी क्या? नहीं, वो दौर अलग था। तब आज जैसा हाल नहीं था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बगैर नौजवान रह ही नहीं पाते हैं। हमारे बहुत से शहीद गंवारे ही सूली पर चढ़ गए। खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। हाँ, अगर मुल्क भगत सिंह के रहते हुए आज़ाद हो जाता तो मैं कहता कि वो शादीशुदा थे, क्योंकि उनकी दुल्हन तो आज़ादी थी। देखा पिक्चर का असर। अगर रंग दे बसंती देखकर आपको एक कैरेक्टर के ख्यालों का पता लग गया तो आपका ये प्ले अगर कामयाब हो गया तो कितने लोगों को मुतासिर करेगा ये। यस, दैट इज द पॉइंट सर। सर, उनका बर्थ किस डेट को हुआ था? भाई ये तो मालूम नहीं, मगर क्यों पूछ रही हुई? वो सर, मैं भी 19 बरस की हो गई हूँ ना, इसीलिए। और मैं कैंसेरियन हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या खुदीराम बोस भी कैंसेरियन थे? कैंसेरियन बहुत इमोशनल होते हैं सर। सर, खुदीराम बोस को 19 बरस की उम्र में ही फांसी दे दी गई। क्या प्रेसिडेंट से कोई अपील भी नहीं की गई? सर, पहले ये बताइए कि आप मेरी बात पर हंसे क्यों थे? तुम अच्छे बच्चे हो, मगर मुझे कई बार लगता है कि तुमको किसी ने गुमराह करके इस इदारे में डाल दिया है। कम से कम ये सब्जेक्ट तो माफिक नहीं है आपके। मैं समझा नहीं सर। देखो,
एक टॉपिक पर प्ले करने से पहले उसके स्क्रिप्ट राइटर को, डायरेक्टर को और अदाकारों को सब्जेक्ट की रूह को समझना होता है। मगर तुम तो सब्जेक्ट के आसपास भी नहीं हो। वो कैसे सर? वो ऐसे कि आपने पूछा कि खुदीराम बोस के लिए क्या प्रेसिडेंट से दरख्वास्त भी नहीं की गई, यही पूछा था ना तुमने? जी सर। अरे भाई, अगर राष्ट्रपति या सदर होते तो मुल्क गुलाम कैसे होता? राइट सर, जब हम गुलाम थे तो हमारे अपने प्रेसिडेंट या सदर कैसे हो सकते थे? हाँ, राष्ट्रपति तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद मुल्क का ही होता है। सॉरी सर। देखो, एक अच्छा प्ले बनाने के लिए तुम्हें दिमागी तौर पर उसी दौर में रहना होता है। जिस्म भले ही आज में रहे, मगर दिमाग होगा उस दौर में जब हम गुलाम थे, उन हालात की चुभन में। जी सर। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था, उस वक्त लोगों के दिलों में एक जज्बा था जो आज के लोग समझ नहीं सकते। क्यों सर? अरे भाई, अब माहौल खराब हो गया है। वो दौर ऐसा था जब अलग अलग इलाके, मजहब और जबान के लोग कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लेते थे। कोई फर्क न था और इकट्ठे होकर लड़ते थे हिंदू मुस्लिम। यानी दंगे नहीं होते थे? अरे दंगे तो इन सियासतदानों की देन है। One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया, भूलेंगे